हाँ जी प्यारे बच्चों, आप सभी को तहे दिल से स्वागत करूंगा एक बार फिर से पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। और डेली क्लासेस पीडीएफ के लिए अगर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों स्टडी विद रितेश। ठीक है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़िए क्योंकि वहां पर आपको प्रत्येक क्लास का जो है पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, यदि आप कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक चीज़ों को भी पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है बिहार पैरामेडिकल उड़ान बैच। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियो, असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट और डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स और साथ ही साथ आपको स्टडी विद रितेश पब्लिकेशन का लास्ट 15 इयर्स का पीवाईक्यू भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर 8809802288 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। और देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हो। ठीक है, चलिए बताना है इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है गाइस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसके निवारण के लिए, यानी किस रोग के निवारण के लिए जो है हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बताओ, अवतल लेंस का प्रयोग जो है किस चीज को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य या जरा दृष्टि दोष। सभी बच्चे बताएंगे। टू सॉल्व दिस अ कॉन्केव लेंस इज यूज्ड। बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस बाइलैंग्वेज में है तो किन्हीं भी बच्चों को कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। सभी बच्चे बताएंगे क्या बात है सर। बच्चे बता रहे हैं सर निकट दृष्टि दोष। जी हाँ, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, बेसिकली निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होता है सर, इसमें जो है ना, इसमें निकट की वस्तुएं तो दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती। देखो निकट दृष्टि दोष, क्वेश्चन में लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तुएं शायद नहीं दिख पा रही हो, नहीं, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, निकट की वस्तुएं तो दिखती हैं। देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है सर, निकट की वस्तुएं दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ठीक है, इसमें जो है ना निकट की वस्तुएं दिखती हैं, निकट की वस्तुएं दिखेंगी, निकट की वस्तुएं दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती, वही हमारा क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, और इस दोष को निवारण करने के लिए, यानी इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए बेसिकली हम लोग किस लेंस का यूज करते हैं प्यारे बच्चों, अवतल लेंस का। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे दूरदृष्टि दोष की। तो दूरदृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखती। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी बोल सकते हो इसमें दूर की वस्तुएं दिखती हैं। ठीक है सर, निकट दृष्टि दोष में इसमें क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं, इसमें जो है ना दूर की वस्तुएं दिखती हैं। दूर दृष्टि दोष यानी लग रहा होगा आपको कि भाई दूर की वस्तुएं नहीं देख पा रहा होगा, उसमें दोष है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी इसमें दूर की वस्तुएं, इसमें क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं दिखती हैं, है ना सर। इसमें दूर की वस्तुएं बोल सकते हो सर दिखती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती, है ना, लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखती, पास की वस्तुएं नहीं दिखती। इसमें जो है ना पास की वस्तुएं यानी निकट की वस्तुएं नहीं दिखती। बात आ रही है समझ में, नहीं दिखती। ठीक है, और इस दोष को दूर करने के लिए बताओ कौन से लेंस का यूज किया जाएगा। बताओ, जैसे निकट दृष्टि दोष है ना, निकट दृष्टि दोष को दूर करना होगा तो हम लोग जो है अवतल लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन दूर दृष्टि दोष को दूर करना होगा तो किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा बच्चों, उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, वेल डन।
कन्वेक्स लेंस बोल सकते हो, कन्वेक्स। चलिए हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे जरा दृष्टि दोष है। अब इसमें क्या होता है सर, इसमें जो रोगी होता है ना, जो पेशेंट होता है, बताओ अगर किसी को जरा दृष्टि दोष होगा, ठीक है, तो अब उसको क्या प्रॉब्लम होगा, जल्दी बताओ। अब इसमें क्या है ना, उस व्यक्ति को ना ही दूर की वस्तुएं दिखेंगी और ना ही पास की वस्तुएं दिखेंगी, ठीक है। तो अगर जो व्यक्ति है ना ही दूर की वस्तुओं को देख पा रहा है, ना ही पास की वस्तुओं को देख पा रहा है, इसका मतलब वो जड़ा दृष्टि दोष से पीड़ित है। और इस दोष से छुटकारा पाने के लिए उसको जो है बायोफोकल लेंथ का यूज करना चाहिए, यानी द्विफोकस लेंस का यूज करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो इसके निवारण के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लिख सकते हो उसमें ना ही दूर की वस्तुएं दिखती है और ना ही नज़दीक की वस्तुएं दिखती है, और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकस यानी बायोफोकल लेंस बोलेंगे, द्विफोकस लेंस लिख लीजिएगा, द्विफोकस लेंस का यूज करेगा वो व्यक्ति, ठीक है, इसके निवारण के लिए। सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस बोल देंगे। अगर आप सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप कीजिएगा, ताकि मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन कर सकूं। चलिए अगला प्रश्न है, किसका भार न्यूनतम है, यानी किस ग्रह का, किस प्लैनेट का जो वेट है वो मिनिमम होगा बच्चों। चलिए जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। चलो एक गाना बच्चे बोल रहे हैं सर, एक गाना। चलिए, हो मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगी तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। चलिए बिल्कुल फास्ट बताएंगे, किसका भार जो है न्यूनतम है, मंगल, पृथ्वी, बुध या बृहस्पति। क्या बात है सर, बच्चे बता रहे हैं सर बुध। जी हाँ, बुध करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे न्यूनतम भार, मतलब न्यूनतम भार किस ग्रह का होता है, न्यूनतम भार तो ये अभी मैंने बताया बुध का होता है, यानी मरकरी का, ठीक है। चलिए अधिकतम भार की बात करें, अधिकतम भार किस ग्रह का होगा, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है। अधिकतम भार यानी मैक्सिमम वेट किस प्लैनेट का होता है, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे, बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे बताएंगे, है ना। तो न्यूनतम भार जो है बुध ग्रह का हो जाएगा, लेकिन अधिकतम भार जो है किस ग्रह का हो जाएगा, बृहस्पति का हो जाएगा, यानी जुपिटर का हो जाएगा, याद रखना है, बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति यानी जुपिटर बोल सकते हो, ठीक है। ओके, मतलब यहाँ से बोल सकते हो बृहस्पति जो है इसका अधिकतम भार होगा। पृथ्वी की बात करें तो प्यारे बच्चों इसको नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है, नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। पूछा जा चुका है कि मार्स जो है ये कौन सा ग्रह होता है, यानी लाल ग्रह से किस प्लैनेट को जानते हैं, तो लाल ग्रह से जो हम लोग मंगल ग्रह को जानते हैं, जो कि याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यदि मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, देखिए शुक्र के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, विनश के बारे में। अगर आपसे पूछे, ध्यान से समझना इस पॉइंट्स को, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, या फिर भोर का तारा, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, या सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, या सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये सभी के सभी जो है इसका आंसर क्या होगा, ये सभी क्वेश्चनों का आंसर शुक्र होगा। क्योंकि शुक्र को देखो, शुक्र को हम लोग सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे बोल सकते हो पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन से भी इसे जानते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन हो गया, है ना। या फिर बोल सकते हो यहाँ पे सबसे गर्म ग्रह सौरमंडल का, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये शुक्र ही हो जाएगा। साथ ही साथ बोल सकते हो इसको, ठीक है, इतना 3 पॉइंट्स तो नोट कर लिए आप लोग। उसके बाद भोर का तारा, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, नीचे लिखो भोर का तारा, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, भोर या सांझ का तारा,
ठीक है, दोनों लिख लो, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये शुक्र को ही कहा जाता है, आपको याद रखना है। ओके प्यारे बच्चों, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार जल्दी से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे अपना जवाब दे रहे हैं, है ना। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सभी के सभी PYQ के क्वेश्चन हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे। 2014 या 15 के पेपर देखिएगा, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस ग्रह में कोई वायुमंडल नहीं होता, यानी कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है, एटमॉस्फेयर है ही नहीं वहाँ पे। बताओ कौन सा ग्रह है? मंगल है, शुक्र है, बुध है या बृहस्पति है? बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे हमारे सभी छात्र। क्या बात है सर, बिल्कुल फास्ट। चलिए एक बार सभी के कमेंट को देख लिया जाए। क्या बात है सर, बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे आप सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट, वेल डन। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो है किस ग्रह में कोई भी वायुमंडल नहीं होगा बच्चों, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा बुध। बुध जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बुध, क्योंकि बुध में जो है कोई भी वायुमंडल नहीं होता। और आपको बता दें ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सूर्य का अगर आपसे पूछे सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह, सबसे नज़दीकी ग्रह, तो सूर्य का जो है सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है प्यारे बच्चों की सूर्य की परिक्रमा करने में ये जो बुध ग्रह है ये कितना दिन लेता है? सूर्य की परिक्रमा करने में जो है बुध ग्रह को कितना दिन लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो कि सूर्य की परिक्रमा करने में बुध कितना दिन लेता है प्यारे बच्चों? बुध ग्रह यानी मरकरी है ना, बुध को क्या बोलते हैं? मरकरी बोलेंगे। तो ये कितना दिन लेगा? 88 दिन का समय लेता है। कितना? 88 दिन का समय लेता है, ध्यान दीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, याद रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, चलिए बताना है आप सभी को किस माध्यम में ध्वनि की गति जो है वो एकदम न्यूनतम होगी, सबसे कम होगी? प्यारे बच्चों बताओ किस माध्यम में ध्वनि जो है सबसे कम यात्रा करेगी, यही क्वेश्चन है, बता सकते हो? बताइए, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे किस माध्यम में ध्वनि जो है न्यूनतम यात्रा करेगी? वायु, पारा, समुद्री जल, अल्कोहल? देखिए बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूं यहाँ पे। देखो ध्वनि जो होती है यानी साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड वाली वस्तुओं में यात्रा करती है, फिर उससे कम लिक्विड वाली वस्तुओं में यात्रा करती है, फिर उससे भी कम गैस वाली वस्तुओं में यात्रा करेगी। लेकिन कहाँ यात्रा नहीं करती है? निर्वात में, वैक्यूम में। इन वैक्यूम साउंड कैन नॉट ट्रेवल, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी देखिए जैसे मान के चलो ध्यान से समझना, जैसे ये कोई सॉलिड वस्तु है, और सॉलिड वस्तु है आप सभी जानते हो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है एकदम रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, काफ़ी मात्रा में रहते हैं। और वही यदि हम लिक्विड की बात करें, ठीक है, वही हम मान के चलो लिक्विड की बात करें, तो इसमें जो पार्टिकल्स है उसकी संख्या एज कंपेयर सॉलिड से कम होती है। मतलब इसमें तो ज़्यादा पार्टिकल्स रहेगा, इसीलिए ध्वनि का उत्पन्न जो है इसमें सबसे ज़्यादा होगा, ध्वनि इसमें ज़्यादा यात्रा करेगी। लेकिन लिक्विड वाली वस्तुओं में जो है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम रहता है, बहुत कम। और भाई गैस वाली वस्तुओं में बात करें, गैस वाली वस्तुओं में, अब जैसे एक है मान के चलो इसमें गैस बना देते हैं, ठीक है, तो ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया। तो गैस में तो बहुत ही कम पार्टिकल, बहुत कम, मतलब इन दोनों के कंपेयर में गैस में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम रहते हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, है ना, वो आपस में कोलैप्स करेंगे, टकराएंगे। जैसे मान के चलो ये पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, मतलब एकदम देख रहे हो ना अड़सा अड़सी हो रखा है ना, अड़सा अड़सी हो रखा है। तो जो जितना ज़्यादा टकराएगा ध्वनि उतनी ही ज़्यादा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो सॉलिड वाली वस्तुओं में क्या होता है, मतलब बोल सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण ये आपस में टकराते हैं, और जो जितना ज़्यादा टकराएगा उतना ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करेगा।
तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि यात्रा करेगी, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर सबसे कम गैस वाली वस्तुओं में। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। और किस माध्यम में ध्वनि यात्रा नहीं करेगी ये भी लिख लेना, किस माध्यम में बताओ तो, इन विच मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल, किस माध्यम में ध्वनि जो है ना प्यारे बच्चों यात्रा नहीं करेगी, ध्वनि यात्रा नहीं करती, बताओ ध्वनि यात्रा नहीं करेगी, बताओ किस में, किस में यात्रा नहीं करेगी ध्वनि। तो बच्चों आपको याद रखना है निर्वात वाली जगह में, यानी वैक्यूम में, निर्वात में जो है ध्वनि यात्रा नहीं करती। ओके मेरे प्यारे बच्चों, याद रहेगा ना, निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं करती। तो चलो अब यहाँ से देखो तो ऑप्शन में किस माध्यम में ध्वनि की गति न्यूनतम होगी यानी कम होगी। अब देखो ये वायु है सर, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है यानी गैस है। पारा, पारा तो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, पारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। समुद्री जल ये भी लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव अवस्था में रहता है। अल्कोहल ये भी लिक्विड फॉर्म में। तो आप ही बताओ ना प्यारे बच्चों क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि ध्वनि की गति न्यूनतम बोल रहा है और न्यूनतम होती है गैस में, और गैस जो है यहाँ पे देख सकते हो ये वायु, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से यस बोल दो, समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से यस बोल देंगे आप सभी छात्र। क्या बात है सर, बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी बच्चे। चलिए हुक का नियम, हुक, हुक का नियम किसने दिया था सर, चलिए बताएंगे हुक का नियम जो है किसने दिया था। हुक, कौन सा हुक, कौन सा हुक भाई। देखो हुक एक नियम था, ठीक है, मतलब ये नियम जो है हुक का नियम किससे संबंधित है, यानी बोल सकते हो यहाँ पे हुक जो है एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक नियम दिया था, है ना, वो वाला हुक नहीं जो आप लोग सोच रहे हो। मैं तो बता नहीं सकता बट कुछ बच्चे शायद समझ गए होंगे। हुक राजा जी है ना, आगे मैं नहीं बोलूँगा लेकिन अब समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि हुक का नियम यानी हुक राजा ने इनका नियम जो है किस चीज़ से संबंधित था। हाँ चलिए सभी बच्चे बताएंगे हुक राजा जी का नियम जो था वो किस चीज़ से संबंधित था। बिल्कुल फास्ट बताएंगे, बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ जी क्या बात है सर। तो बच्चों इनका जो नियम था ये आया हुआ क्वेश्चन है, अपने मन से मैं नहीं दे रहा हूँ। 2017 का पेपर देख लेना मिल जाएगा, ठीक है, PYQ में देख लेना मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो जल्दी बताएंगे बिल्कुल फास्ट। तो वेल डन बच्चों, अगर आप लोग बता रहे हो इनका जो नियम था वो प्रतिबल से संबंधित था यानी स्ट्रेस से संबंधित था। सर यहाँ पे ये कहना क्या चाहते थे इस चीज़ को ध्यान से समझना। इन्होंने कहा कि सर ये जो प्रतिबल है ना, ये प्रतिबल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है विकृति के। अब सर ये क्या है, ये कौन सा नियम दे दिया सर इन्होंने। देखो प्रतिबल एक तरह का क्या है, फोर्स है, और विकृति क्या है, एक तरह का डिफॉर्मेशन है। जैसे देखो अगर मैं हाथ में एक बोतल ले लेता हूँ, बोतल ठीक है, और मैं उसको पूरा दबाता हूँ, बोतल को मैं पूरा दबाऊंगा तो उसमें डिफॉर्मेशन आएगा कि नहीं। थोड़ा लॉजिकली समझना, मेरे पास बोतल अभी है नहीं तो मैं दिखाता आपको, ठीक है। मान के चलो मेरे पास बोतल है, ठीक है, और मैं उसको पूरा दबाऊंगा तो उसमें डिफॉर्मेशन आएगा कि नहीं। या हो सकता है उसकी लंबाई बढ़ जाए, आयतन बढ़ जाए, चौड़ाई बढ़ जाए, डिफॉर्मेशन आएगा कि नहीं। मतलब जितना ज़्यादा मैं बल दूंगा उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन यानी पिचक के मतलब उसका लंबाई बढ़ जाएगा, आयतन कम हो जाएगा, घट जाएगा। वही चीज़ है, वही चीज़ है यहाँ पे इन्होंने कहा कि सर किसी वस्तु को अगर बहुत ज़्यादा फोर्स दीजिएगा, बल दीजिएगा तो उसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी उसके साइज में जो है आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। या तो वो लंबाई में बढ़ जाएगा, आयतन में बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, यानी डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो स्ट्रेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है डिफॉर्मेशन के। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस बोल दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन किया जाए। चलो भाई अगला प्रश्न है पास्कल सेकंड, ये किसकी इकाई है, पृष्ठ तनाव की, प्रतिबल की, विकृति की, श्यानता की। बिल्कुल फास्ट, हमारे जितने भी बच्चे हैं
जो अभी लाइव क्लास कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। और देखिए मैं एक बार फिर से यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं पेड कोर्स में, तो अभी जो है बैच का फ़ी मात्र आपको 650 रुपये में मिल जाएगा। तो इसके लिए ऐप को इंस्टॉल करना है। हमारा ऐप है स्टडी विद रितेश। ऐप पे जाइए, स्टडी विद रितेश को इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद हमारे ऐप स्टडी विद रितेश को इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए और वहाँ पर आपको पेड कोर्स में जाना है। रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको उड़ान बैच जो है ये शो हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सीधे आप हमसे कनेक्ट होंगे। मतलब जो भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए या किसी भी चीज़ को लेकर कोई इशू है, कोई दिक्कत है, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, हमसे डायरेक्ट आप कनेक्ट हो पाइएगा, आपकी पूरी हेल्प करेंगे हम। चलिए, पास्कल सेकंड जो है किसकी इकाई है प्यारे बच्चों? वेल डन, श्यानता यानी विस्कोसिटी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पास्कल सेकंड जो है किसकी इकाई होती है? तो श्यानता की इकाई होती है। देखो श्यानता, इसकी एक और इकाई होती है, बता सकते हो? चलिए जल्दी से बताएंगे। इसका एक और ऐसा यूनिट होता है, श्यानता का ऐसा इकाई, इसका ऐसा यूनिट एक और होता है, बता सकते हो क्या होता है? पॉइज। क्या होता है? पॉइज होता है, पॉइज, पॉइज होता है, ध्यान दीजिएगा। तो श्यानता का ऐसा ही यूनिट क्या होता है? पॉइज होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पृष्ठ तनाव की बात करें, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, जिसके कारण वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार रूप में होती है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव की बात करेंगे कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? पृष्ठ तनाव का ऐसा यूनिट बता सकते हो? पृष्ठ तनाव का ऐसा यूनिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, और प्रतिबल की बात करेंगे यहाँ पे, प्रतिबल यानी एक तरह का फोर्स है, स्ट्रेस है। तो प्रतिबल का जो इकाई होता है वो क्या होता है बोलो? तो वो होता है, देखो ये होता है फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है यूनिट। दैट्स सो सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चों को क्लियर है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चनों को करने वाले हैं अब हम, क्योंकि ये जो है मिसलेनियस सीरीज है, यानी साइंस का सीरीज है, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। चलिए, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है? देखो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान जो ग्लूकोज है ये डिकम्पोज हो जाता है पायरुवेट में। ठीक है, तो ये कहाँ होता है बताओ? कहाँ होता है? केंद्रक में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, कोशिका द्रव में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? बिल्कुल फास्ट बताएंगे, बिल्कुल फास्ट। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जो है ग्लूकोज का विघटन होना पायरुवेट में, ये कहाँ होता है? ये कहाँ होता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल फास्ट। चलिए, वेल डन बच्चों, अगर आप लोग बता रहे हो कोशिका द्रव यानी ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। सर, अगर अब मैं पूछूं कि कोशिका द्रव जो है किसका बना होता है, बता सकते हो किसका बना होता है? कोशिका द्रव जो है किसका बना होता है? बिल्कुल फास्ट बताएंगे, बिल्कुल फास्ट। कोशिका द्रव जो है किसका बना होता है? तो बच्चों ये एक तरल पदार्थ और कोशिकांगों से बना होता है, यानी एक तरल पदार्थ और कोशिकांगों से ये बना होता है। लिख सकते हो कि ये जो है ना एक तरल पदार्थ या एक तरल पदार्थ या एक तरल पदार्थ और कोशिकांगों से बना होता है, कोशिकांगों से बना होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बना होता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर, देखो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि कोशिका द्रव क्या होता है, कोशिका द्रव क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कोशिका। ठीक है, जैसे कोशिका द्रव क्या होता है, तो बच्चों कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर जितने भी संपूर्ण पदार्थ होते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कोशिका द्रव कहते हैं। इस चीज को भी लिख सकते हो कि कोशिका द्रव क्या होता है, तो बोल सकते हो कोशिका में, सर कोशिका में कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका में
कोशिका झिल्ली के अंदर जो केंद्रक होता है, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, कोशिका में जो कोशिका झिल्ली में जो केंद्रक होता है, कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर जो संपूर्ण पदार्थ होता है, कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ठीक है, को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, इसको छोड़कर जो संपूर्ण पदार्थ है वही हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म हो जाता है। लिख सकते हो, कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर जो संपूर्ण पदार्थ होता है उसे ही हम कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। लिखना चाहो लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। चलिए वन लीनियर क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है इसका आंसर, जल्दी से बताना है, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है? अवशिष्ट आयतन कहलाएगी, ज्वारीय आयतन कहलाती है, प्राणाधार आयतन कहलाएगी या फेफड़े का आयतन कहलाएगी? जल्दी से बताएंगे। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अतः श्वसन प्रभाव के बाद जो है वो निष्कासित हो जाती है ना, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उसे किस चीज़ का आयतन कहेंगे बच्चों? उसे जो है ना फेफड़ों के आयतन के नाम से जानते हैं, यानी फेफड़ों के आयतन कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, डायरेक्ट याद कर लेना है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करेंगे। चलिए बताना है, अगला प्रश्न है, हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती हैं बच्चों, कितनी मिलियन कोशिकाएं होती हैं? हमारे लंग्स में कितनी मिलियन जो है कोशिकाएं होती हैं? जल्दी से बताना है। 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन या 300 मिलियन? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। यहाँ पे हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं, कितनी मिलियन कोशिकाएं होंगी? बिल्कुल फास्ट, सभी बच्चे आंसर करेंगे इस प्यारे से लाजवाब से क्वेश्चन का। देखो सबके कमेंट को मैं देखता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 300 मिलियन बता रहे हैं बच्चे। जी हाँ, 300 मिलियन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो लगभग 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं, जो कि आपको याद रखना है। अच्छा, लंग्स में यानी फेफड़े में मोस्टली जो है कौन सी चीज़ अधिक पाई जाती है? मतलब लंग्स में जो है मोस्टली कौन सी सेल पाई जाती है? लंग्स में, फेफड़े में जो अधिक सेल जो है वो कौन सी पाई जाती है, बताओ तो। यानी फेफड़ों में, लंग्स में, फेफड़ों में कौन सी सेल अधिक पाई जाती है? फेफड़ों में कौन सी सेल अधिक पाई जाती है? कौन सी सेल अधिक पाई जाती है? एपिथेटिकल सेल पाई जाती है, याद रखना है, एपिथेटिकल। कौन सी सेल? एक मिनट, एपिथेलियल, सॉरी, एपिथेलियल, एपिथेलियल, एक मिनट, एपिथेलियल, एपिथेलियल याद रखना, एपिथेटिकल नहीं, एपिथेलियल सेल। ठीक है, एपिथेलियल सेल पाई जाती है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। तो फेफड़े में जो है कौन सी सेल अधिक पाई जाती है? ठीक है, तो याद रखना है, एपिथेलियल सेल पाई जाती है। ठीक है, चलिए चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करेंगे। जीवाणुओं में जो श्वसन स्थल होता है वो क्या होता है? एपोसोम होता है, माइक्रोसोम होता है, मेसोसोम होता है या राइबोसोम होता है? जल्दी से बताएंगे। जीवाणुओं में जो रेस्पिरेटरी का स्थल होता है ना, वो क्या होता है? रेस्पिरेटरी साइट जो है बैक्टीरिया में वो कहाँ से होता है? एपोसोम से होता है, माइक्रोसोम से होता है, मेसोसोम से होता है या राइबोसोम से होता है? बिल्कुल फास्ट। चलिए तो बच्चों यहाँ पे क्या बात है सर? वेल डन, जीवाणु ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे जीवाणु की बात ही नहीं, लेकिन अगर विषाणु की भी बात करें और साथ ही साथ माइकोप्लाज्मा की भी बात करें तो हमारा जीवाणु हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, विषाणु हो गया, तो सबका जो श्वसन स्थल होता है वो क्या होता है? मेसोसोम होता है, मेसोसोम। यानी ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीवाणु तो होता ही है, इसका श्वसन स्थल तो ये होता ही है, तो यहाँ पे लिख लेना है जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, इस सब का है ना, इस सब का जो है श्वसन स्थल क्या होगा? मेसोसोम होगा, याद रहेगा, माइकोप्लाज्मा का भी। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे जीवाणु विषाणु माइकोप्लाज्मा का जो श्वसन स्थल होता है वो क्या होता है, मेसोजोम होता है। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, बस 10 ही क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, धीरे धीरे जो है लेवल को अप करेंगे, बढ़ाएंगे। तो कैसी लगी क्लास, इस क्लास का फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ, तब तक ले बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।